जापान दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित देशों में गिना जाता है और इसी भरोसे पर 22 साल की लिंडसे एन हॉकर अपने सपने के साथ 2006 में इंग्लैंड से जापान आई थी। बायोलॉजी में टॉप ऑनर्स लेने वाली, फिटनेस और मार्शल आर्ट्स की शौकीन और हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड को पल पल की खबर देने वाली लिंडसे एन हॉकर ने किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि टोक्यो की भीड़ भाड़ में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसकी खामोश आंखों के पीछे एक भयानक राज छिपा था। वो शख्स बाहर से शांत, आर्टिस्टिक और कल्चर्ड नजर आता था, लेकिन असल में वो अंदर से एक दरिंदा था जो लिंडसे एन हॉकर की मासूमियत का फायदा उठाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। वो इतना चालाक और भेष बदलने में इतना माहिर था कि सैकड़ों जापानीज पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे लगे होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाए। हालात ये हो गई कि उसे पकड़ने के लिए ब्रिटेन से एक पुलिस टीम को जापान आना पड़ा और जापानीज पुलिस को मजबूर होकर उसके सिर पर 10 मिलियन येन का इनाम रखना पड़ा। उसने पुलिस से बचने के लिए जो तरीके अपनाए थे वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। पहचान छिपाने के लिए कभी उसने खुद अपना गाल और होठ काटा तो कभी चेहरे का तिल खुद ही उखाड़ दिया। लेकिन इतने से भी जब उसकी पहचान नहीं मिटी तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना पूरा चेहरा ही बदल डाला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यही कातिल जिसने लिंडसे एन हॉकर की जान ली थी, बाद में उसी की हत्या को लेकर एक बुक लिखता है और लाखों लोग उस बुक को खरीदकर उस कातिल को करोड़पति बना देते हैं। तो आइए जानते हैं वो शातिर दिमाग वाला कातिल कौन था, उसने कैसे लिंडसे की हत्या की, कैसे उसने पुलिस की गिरफ्त से फरार रहकर जापान और ब्रिटेन दोनों को हिला दिया, और आखिर उसने अपनी बुक में ऐसा क्या लिखा था जिससे वो जापान की बेस्ट सेलर बुक बन गई। लिंडसे एन हॉकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के कोवेंट्री में बिल हॉकर और जूलिया हॉकर के घर हुआ था। पढ़ाई में तेज लिंडसे ने अपनी स्कूलिंग किंग हेनरी 8 स्कूल से पूरी की और फिर लीड्स जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से साल 2006 में बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ लिंडसे हॉकर फिटनेस का भी खास ध्यान रखती थी और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेती रहती थी। ग्रेजुएशन के बाद उसका इरादा मास्टर्स करने का था, लेकिन मास्टर्स करने से पहले वो जिंदगी में कुछ नया और कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहती थी। उसे जापान हमेशा से फैसिनेटिंग लगता था। वहाँ की ब्यूटी, कल्चर और शांति उसे अपनी ओर खींचती थी, इसलिए वो जापान जाने का फैसला करती है। कई इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश कन्वर्सेशन स्कूल नोवा में हो जाता है। जापान मूव होने को लेकर वो बेहद एक्साइटेड थी। उसका मानना था कि जापान बेहद सुरक्षित देश है। जापान जाने से पहले उसने जापानीज कल्चर को डिटेल में स्टडी किया था और तय किया था कि वहां वो हर किसी से रिस्पेक्टफुल तरीके से मिलेगी। लिंडसे हॉकर को टोक्यो के कोइवा शहर वाली ब्रांच में पढ़ाना था, इसलिए अक्टूबर 2006 में वो जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में रहने चली आती है। वो वहाँ एक किराए के घर पर 2 और फॉरेन फीमेल टीचर्स के साथ रहने लगती है। इंग्लैंड से इतनी दूर टोक्यो में रहने के बावजूद लिंडसे हॉकर अपने पेरेंट्स और बॉयफ्रेंड से रोज ईमेल, स्काइप और फोन कॉल्स के जरिए जुड़ी रहती थी। उस साल 30 दिसंबर को जब उसका बर्थडे आया तो उसके पेरेंट्स जापान आए और ये देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई कि उनकी बेटी ने थोड़ी बहुत जापानीज बोलना सीख ली है और लोकल लोगों से उसका फ्रेंडली और वार्म रिलेशनशिप बन गया है। धीरे धीरे लिंडसे वहाँ कंफर्टेबली सेटल हो गई। गर्मियों में उसका बॉयफ्रेंड भी उससे मिलने जापान आने वाला था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। उसके लिए जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 19 मार्च 2007 को कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने किसी बुरे सपने में भी नहीं की होगी। उस दिन नोवा से पढ़ाकर जब लिंडसे ट्रेन से वापस घर लौट रही थी, तभी एक 28 साल का जापानी लड़का टेत्सुया इचिहाशी उसके पास आता है और कहता है, आप मेरी इंग्लिश टीचर है। लिंडसे हैरान रह गई। उसने उसे बहुत गौर से देखा, पर वो उसका स्टूडेंट नहीं था। उसने साफ कहा कि शायद उसे गलती हुई है, लेकिन इचिहाशी बार बार इंसिस्ट करता रहा कि वही उसकी इंग्लिश टीचर है। लिंडसे को अजीब लगा क्योंकि वो अपने हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसने फिर से यही कहा कि उसको कोई गलतफहमी हुई है और वो उसकी टीचर नहीं है। इसके बाद लिंडसे ट्रेन से उतरकर अपनी साइकिल से अपने फ्लैट की ओर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसको एहसास होता है कि वो जापानी लड़का इचिहाशी अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो पीछा करते करते सीधे उसके फ्लैट के बाहर तक आ पहुंचता है। वो इतना चालाक
चालाक था कि अपनी मीठी मीठी बातों से लिंडसे को फंसाने की कोशिश करने लगता है। उसे लिंडसे के बारे में सारी जानकारी थी। चूंकि लिंडसे ने बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की थी, इसलिए वो उससे कनेक्शन बनाने के लिए बायोलॉजी के बारे में बातें करने लगता है। इसके बाद वो लिंडसे से पीछा करने के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि उसका इरादा उसे परेशान करने का नहीं है, बल्कि उसकी इंग्लिश वीक है और वो चाहता है कि लिंडसे उसको ट्यूशन पढ़ाए। लिंडसे पहले तो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन जब इचिहाशी बार बार रिक्वेस्ट करता है और हफ्ते में 2-3 घंटे पढ़ाने के बदले हर घंटे के $32 देने की बात करता है, तो लिंडसे उसे भला आदमी समझकर प्राइवेट क्लास देने के लिए मान जाती है। लेकिन लिंडसे शर्त रखती है कि क्लास उसके घर पर नहीं बल्कि शहर के किसी कैफे में होगी। ये उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि लिंडसे पहले भी प्राइवेट क्लास दे चुकी थी और अक्सर स्टूडेंट्स को कैफेज में ही पढ़ाती थी। तात्सुया इचिहाशी उसके लिए राजी हो गया, लेकिन वापस लौटने से पहले वो लिंडसे हॉकर से कहता है कि क्या उसे एक गिलास पानी मिल सकता है। लिंडसे शुरू से ही काइंड नेचर की थी। उसने खुद से वादा किया था कि जापान में वो सबसे इज्जत से पेश आएगी। उसके साथ उसकी 2 और रूममेट्स भी रहती थी, इसलिए लिंडसे बिना किसी चिंता के इचिहाशी को अपने फ्लैट के अंदर बुला लेती है और उसकी मुलाकात अपनी उन 2 फ्लैटमेट से करवाती है। इसके बाद जब लिंडसे उसके लिए पानी लेने चली गई, तब तात्सुया इचिहाशी वही बैठे बैठे एक कागज पर लिंडसे का एक स्केच बना देता है और उस पर अपना नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखकर अपने साइन कर देता है। लिंडसे को वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद दोनों 5 दिन बाद एक कैफे में प्राइवेट क्लास के लिए मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर तात्सुया इचिहाशी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तात्सुया इचिहाशी जापान के चिबा रीजन का रहने वाला था। उसकी मां एक डेंटिस्ट थी और उसके पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। साल 2005 में उसने जापान की चिबा यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन पढ़ाई के बाद वो कोई काम धंधा नहीं करता था और अपने पेरेंट्स से मिलने वाले 1 लाख जापानी येन यानी करीब 60,000 रुपयों से अपना गुजारा करता था। वो एक फिटनेस फ्रीक इंसान था और अपना ज्यादातर समय जिम, 25 किलोमीटर की साइकिलिंग और इधर उधर घूमने में बिताता था। तात्सुया इचिहाशी ने मार्शल आर्ट्स की क्लास भी ली थी और इसमें ब्लैक बेल्ट होल्डर भी था। वो अपने माता पिता से अलग टोक्यो के चिबा शहर वाले अपने फ्लैट में अकेले रहता था। असल में उसकी जिंदगी में कोई खास एम्बिशन नहीं था। उसे आगे पढ़ाई करने या फिर कोई काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लिंडसे हॉकर से इंग्लिश की प्राइवेट क्लास लेना चाहता था। इसलिए ये बात काफी हैरान करने वाली थी कि आखिर इसके पीछे उसका क्या इरादा छिपा था। अपने वादे के मुताबिक लिंडसे 24 मार्च 2007 को सुबह लगभग 9 बजे तात्सुया इचिहाशी से शहर की एक कॉफी शॉप में मिलती है। यहाँ लगभग 1 घंटे तक वो उसे इंग्लिश पढ़ाती है। क्लास खत्म होने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है, तो तात्सुया इचिहाशी पहले अपनी जेब टटोलता है और फिर उदास होकर लिंडसे से कहता है, मैं घर से पैसे लाना भूल गया हूँ। मेरा घर यही पास में ही है। अगर आप चाहे तो मेरे साथ चलकर वहीं से फीस ले सकती हैं। लिंडसे पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन इचिहाशी ने इतनी मासूमियत से उससे ये बात कही थी कि वो आखिरकार मान जाती है। लिंडसे को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये कदम उसे मौत के मुंह में ढकेल देगा। इसके बाद दोनों एक टैक्सी से तात्सुया इचिहाशी के अपार्टमेंट की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में टैक्सी इचिहाशी के बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। इचिहाशी लिंडसे से अंदर चलने के लिए जिद करने लगता है। लिंडसे को लगा कि उसके रूम तक जाकर पैसे लेने में उसे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगी, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर से इंतजार करने को कहकर इचिहाशी के साथ उसके फ्लैट में चली जाती है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को घर के बाहर इंतजार करते हुए 7 मिनट बीत जाते हैं और लिंडसे हॉकर तब भी बाहर नहीं आती। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर बिना किसी को कुछ बताए वहां से अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। इसके बाद सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लिंडसे हॉकर अपने फ्लैट पर वापस नहीं लौटती। उसकी दोनों रूममेट्स परेशान हो उठती है। वो लिंडसे को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ आता है। परेशान होकर वो दोनों पुलिस से कांटेक्ट करती है, लेकिन पुलिस इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लेकर कोई एक्शन नहीं लेती है। लिंडसे के घर वाले और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे कॉल्स करते हैं, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता। पहले उन्हें लगा कि शायद वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी, लेकिन जब दूसरे दिन भी उनका लिंडसे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो सभी किसी अनहोनी की आशंका में बुरी तरह से घबरा उठते हैं। इधर जब लिंडसे हॉकर 25 और 26 मार्च को नोवा में क्लास लेने नहीं पहुंची, तो उन्हें भी अनयूजुअल लगता है, क्योंकि नौकरी शुरू होने के बाद से उसने कभी एक भी क्लास मिस नहीं की थी। नोवा की अथॉरिटी पहले लिंडसे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है और फिर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब पुलिस लिंडसे का फेसबुक अकाउंट चेक करती है, तो देखती है उसने आखिरी मैसेज अपने बॉयफ्रेंड को किया था,
जिसमें लिखा था, लव यू लॉट्स, उस लड़के के बारे में चिंता मत करना जिसने मेरा पीछा किया था। इट्स जस्ट क्रेजी जापान, मिस यू। इससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि किसी लड़के ने कुछ ही दिन पहले लिंडसे हॉकर का पीछा किया होगा। इसके बाद पुलिस लिंडसे हॉकर के फ्लैट पर जाती है और उसके रूममेट से पूछताछ करती है। दोनों बताती हैं कि लिंडसे उसी दिन एक लड़के को प्राइवेट क्लास देने गई थी और वो लड़का कुछ दिन पहले उनके फ्लैट में भी आया था। कमरे की तलाशी में पुलिस को दो अहम सबूत मिलते हैं। पहला, इचिहाशी द्वारा बनाया गया लिंडसे का स्केच मिलता है और दूसरा, लिंडसे का छोड़ा हुआ नोट मिलता है जिसमें इचिहाशी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉफी शॉप का एड्रेस लिखा था। इसके बाद कॉफी शॉप और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि लिंडसे और तेत्सुया इचिहाशी एक टैक्सी में साथ बैठकर जा रहे हैं। इसके बाद टैक्सी के ड्राइवर से भी पूछताछ की जाती है और वो बताता है कि उसने एक लड़के और लड़की को चिबा शहर के एक फ्लैट के नीचे ड्रॉप किया था और लड़की ने उसे बाहर वेट करने को कहा था, लेकिन जब वो 7 मिनट तक बाहर नहीं आई तो वो वहां से चला गया। जांच में मिली हर चीज तेत्सुया इचिहाशी को शक के घेरे में लाकर खड़ी कर रही थी, इसलिए पुलिस उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालती है। पता चलता है कि छोटे मोटे झगड़े के अलावा उसका कोई खास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 6 साल पहले उसने एक महिला को लूटने की कोशिश में उस पर हमला किया था। पर यह मामला उसके पिता ने उस महिला को 1 मिलियन येन देकर कोर्ट के बाहर सेटल करवा दिया था। ऐसे में पुलिस लिंडसे के बारे में तेत्सुया इचिहाशी से पूछताछ करने का फैसला करती है और लिंडसे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के 3 घंटे और 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले इचिहाशी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। तेत्सुया इचिहाशी के घर का दरवाजा बंद था और घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थी, लेकिन घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी जिससे ऐसा लगता था कि अंदर कोई है। जापान के लॉ के मुताबिक पुलिस बिना प्रॉपर कॉज और वारंट के किसी का दरवाजा नॉक नहीं कर सकती, इसलिए दोनों पुलिस वाले उसके दरवाजे को नॉक नहीं करते और वही उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान पुलिस वाले बाहर खड़े आसपास के पड़ोसियों से इचिहाशी के बारे में पूछताछ करते हैं। एक पड़ोसी बताता है कि पिछले दिन इचिहाशी के फ्लैट से किसी चीज को तोड़े जाने की आवाज आ रही थी। पुलिस को डर था कि कहीं इचिहाशी ने लिंडसे को हॉस्टेज ना बना लिया हो, इसलिए शाम के 7 बजे 7 और पुलिस वालों को वहां बुला लिया जाता है, लेकिन तब भी पुलिस उसका दरवाजा नहीं खटखटाती है। इंतजार करते हुए 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन इचिहाशी घर से बाहर नहीं निकलता। अब पुलिस वालों का धैर्य जवाब देने लगा था, लेकिन तभी अचानक जोर से अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है। इचिहाशी बाहर आता है और उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग टंगा होता है। पुलिस को देखते ही वो भागने की कोशिश करता है। एक ऑफिसर उसके बैग को पकड़ता है, पर क्योंकि इचिहाशी काफी फिट था इसलिए वो किसी तरह पुलिस ऑफिसर से छूटकर दौड़ पड़ता है और स्टेयरवे से छलांग लगाकर पुलिस को चकमा देकर अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बाद पुलिस उसके घर की तलाशी लेने के लिए तेजी से उसके फ्लैट के अंदर घुस जाती है। अंदर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी पुलिस की नजर बालकनी में रखे एक बाथटब पर पड़ती है। बाथटब मिट्टी, रेत और कंपोस्ट सॉइल से भरा हुआ था। जैसे ही एक ऑफिसर नजदीक पहुंचता है उसकी आंखें फटी रह जाती है। बाथटब की मिट्टी से एक इंसानी हाथ बाहर लटक रहा था। पुलिस को सारा माजरा समझते देर नहीं लगती और वो जल्दी जल्दी बालू और मिट्टी को हटाने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो भयानक सच सामने आता है जो सभी को हिला कर रख देने वाला था। बाथटब के अंदर लिंडसे हॉकर की नग्न लाश पड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह शेव किए गए थे। उसके शरीर पर कई कट्स और चोटों के निशान थे और साफ दिख रहा था कि उसकी हत्या काफी बेरहमी से की गई थी। लिंडसे एन हॉकर, जो जापान को सबसे सेफ देश मानकर यहाँ बड़ी हसरतों से आई थी, यहाँ आने के केवल 6 महीने के अंदर ही वो इतनी दर्दनाक मौत का शिकार हो गई थी। पुलिस को अब इस बात में कोई डाउट नहीं था कि तेत्सुया इचिहाशी ही लिंडसे हॉकर का हत्यारा है। इसलिए लिंडसे हॉकर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस शिद्दत से तेत्सुया इचिहाशी की तलाश में जुट जाती है। जगह जगह उसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं और वांटेड लिस्ट में उसका नाम डालकर उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है। पुलिस को बाथटब से लिंडसे की लाश के साथ मिट्टी और बालू के अलावा उसमें कई डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिले थे। 29 मार्च को पुलिस को उसके अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी सी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। ये वही ट्रॉली थी जिसका इस्तेमाल उसने हार्डवेयर स्टोर से मिट्टी, बालू और डिकम्पोजिंग केमिकल्स खरीदने और उन्हें घर तक लाने के लिए किया था। लिंडसे की डेड बॉडी को बाथटब में ही डिकम्पोज करने के लिए इचिहाशी ने ऐसे 6 बार मिट्टी और केमिकल्स खरीदे थे। चूंकि इचिहाशी ने यूनिवर्सिटी में बॉटनी की पढ़ाई भी की थी, इसलिए उसका प्लान लिंडसे की बॉडी को बाथटब में मिट्टी और कंपोस्ट में दबाकर उसके ऊपर पौधे लगाने का था, ताकि कुछ समय बीत जाने पर उसके घर से लिंडसे की लाश ढूंढना मुश्किल हो जाए। उसकी इतनी बेरहम मंशा को जानकर पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि इचिहाशी न केवल फिट बल्कि बहुत शातिर भी है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि
कि इचिहाशी को ईस्ट टोक्यो के एक लव नाम के होटल में देखा गया है। करीब 20 पुलिस वालों की एक टीम वहां पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही इचिहाशी वहां से फरार हो चुका था। मामला जल्द ही इंटरनेशनल हेडलाइंस में भी आने लगा। लिंडसे इंग्लैंड की थी, इसलिए ब्रिटिश मीडिया ने भी इसे जोर शोर से उठाया। इंटरनेशनल मीडिया ने जापान की पुलिस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स अपनी बेटी की इतनी बेरहम हत्या से पूरी तरह टूट चुके थे। वो खबर मिलते ही लिंडसे के बॉयफ्रेंड के साथ जापान आ गए थे और लिंडसे के कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं। लिंडसे के माता पिता एक ईमेल कैंपेन भी लॉन्च करते हैं, जिसमें डोंट फॉरगेट लिंडसे हॉकर की टाइटल वाली एक लेटर सर्कुलेट की जाती है। चारों ओर से दबाव बढ़ता देख पुलिस ऐलान करती है कि जो कोई भी इचिहाशी की जानकारी देगा उसे 1 मिलियन येन का इनाम मिलेगा। लेकिन पहले हफ्ते, फिर महीने और फिर पूरा 1 साल गुजर गया, मगर फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो इचिहाशी हवा में गायब हो गया हो। पुलिस के पास उसको लेकर कोई भी क्लू नहीं था। ऐसे में जनता और मीडिया पुलिस पर बरसने लगती है। जापान के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और लिंडसे हॉकर को न्याय दिलाने के लिए तरह तरह के कैंपेन चलाते हैं। साथ ही पुलिस पर यह आरोप लगते हैं कि वो इस मामले को हल्के में ले रही है और ठीक से जांच नहीं कर रही है। लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स भी ब्रिटेन के टॉप के नेताओं से अपनी बेटी को न्याय दिलवाने की गुहार लगाते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन जापानीज गवर्नमेंट से लिंडसे के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करते हैं। इस मामले की जांच के लिए जल्दी ही इंग्लैंड की भी एक पुलिस टीम जापान विजिट करती है। चौतरफा प्रेशर के बाद अक्टूबर 2008 में आखिरकार जापानीज पुलिस जागती है और एक बड़े लेवल पर हंट शुरू करती है। 140 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम दिन रात सिर्फ तेत्सुया इचिहाशी की गिरफ्तारी के लिए जुट जाती है। इससे जल्दी ही पुलिस को अलग अलग जगहों पर तेत्सुया इचिहाशी के देखे जाने की खबरें मिलने लगती है, लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से गायब हो जाता। पुलिस इतनी हताश हो गई थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यहां तक कह दिया कि तेत्सुया इचिहाशी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस के पास ना तो इचिहाशी की डेड बॉडी थी और ना ही इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत था। इससे लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स, लोकल लोग और जापानीज मीडिया और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस पर साफ आरोप लगते हैं कि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इचिहाशी की आत्महत्या की झूठी कहानी बना रही है। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे में एक खबर छपती है कि इचिहाशी भागकर फिलीपींस चला गया है, लेकिन न्यूज़पेपर ये खबर सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पर चला रही थी और इसका कोई ठोस सबूत उसके पास नहीं था। इन सब के बीच मार्च 2009 आ चुका था, यानी कि लिंडसे की हत्या के 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब भी उसका हत्यारा पुलिस की पहुंच से बाहर था। एक छोटे से केस को सॉल्व न कर पाने के कारण पूरी दुनिया में जापानीज पुलिस की बदनामी होने लगी थी। जापान पुलिस उसे पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। शुरू में पुलिस को शक था कि कहीं इचिहाशी विदेश भागने की फिराक में ना हो, लेकिन भागते समय उसका पासपोर्ट अपार्टमेंट में ही रह गया था। इसलिए उसके भागने के बाद जो नए 7 लाख पासपोर्ट एप्लीकेशंस थे, पुलिस ने उनमें से 3.5 लाख एप्लीकेशंस खंगाल मारे थे, बस ये देखने के लिए कि कहीं उसने फेक आइडेंटिटी से नया पासपोर्ट तो नहीं बनवा लिया। पुलिस उसके 30,000 से ज्यादा पोस्टर्स लगवा चुकी थी। इनमें से कई पोस्टर्स फोटोशॉप्ड करके लगवाए थे कि अगर वो भेष बदल कर रह रहा हो तो लोग पहचान कर पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। इसके अलावा पुलिस ने 5,200 से ज्यादा रिपोर्टेड साइटिंग्स की जांच की थी, लेकिन इचिहाशी का कोई अता पता नहीं चल सका। इतना सब करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो जापान की पुलिस एजेंसी जून 2009 में इचिहाशी से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना देने पर इनाम 1 मिलियन येन से बढ़ाकर 10 मिलियन येन कर देती है। इस बार पुलिस की ये ट्रिक काम कर जाती है। जल्दी ही टोक्यो का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी देता है। वो दावा करता है कि इचिहाशी ने अपनी पहचान बदलने के लिए उससे प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उसने आगे बताया कि उसने उससे अपनी नाक को थोड़ा ऊपर उठवाया था, अपने गाल के 2 तिल हटवाए थे, आईलिड फोल्ड करवाई थी और अपने लिप्स को थोड़ा मोटा भी करवाया था, ताकि वो अब एक टिपिकल जापानीज की तरह नहीं बल्कि किसी वेस्टर्न कंट्री का व्यक्ति दिख सके। डॉक्टर ने पुलिस को तेत्सुया इचिहाशी की सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की फोटोज भी दिखाई। पुलिस भी दोनों तरह की फोटोज को देखकर समझ गई कि इचिहाशी ने अपनी शक्ल सचमुच बदल ली है, ताकि कोई उसे पहचान न सके और उसकी सूचना पुलिस तक न पहुंच सके। इसके बाद जापान की सभी सिटीज में तेत्सुया इचिहाशी की सर्जरी के बाद वाली तस्वीरें चिपकाई गई और लोगों से अपील की गई कि उसे देखे जाने पर जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करे। जल्दी ही इसका पॉजिटिव नतीजा सामने आता है
ओसाका का एक मजदूर पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि तत्सुया इचिहाशी उसके साथ ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। मजदूर की सूचना पर जब पुलिस 10 नवंबर 2009 को ओसाका की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची तो इचिहाशी दूसरी जगह भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस को देख उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसकी धड़कनें घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि इतनी शातिरगिरी के बाद भी वो पुलिस के हाथ लग जाएगा, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वो मजबूर होकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। और इस तरह करीब 2.5 साल तक चूहे और बिल्ली का खेल खेलने के बाद तत्सुया इचिहाशी पुलिस के हाथ आ ही जाता है। लेकिन उसका खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो जेल के अंदर से भी एक ऐसा काम करने वाला था जिससे एक बार फिर पूरी दुनिया हैरान रह जाने वाली थी। गिरफ्तारी के बाद तत्सुया इचिहाशी को 23 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। शुरुआत में वो चुप रहता है और अपना जुर्म कबूल करने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर उतरती है तो वो 24 मार्च 2007 के उस काले दिन की सारी दास्तान पुलिस के सामने खोल कर रख देता है। वो बताता है कि जैसे ही लिन से पैसे लेने उसके घर के अंदर आई थी वो उससे जबरदस्ती करने लगा था, लेकिन लिंडसे ने उसकी इस हरकत का पूरी ताकत से विरोध किया। चूंकि वो भी मार्शल आर्ट्स में ट्रेन थी इसलिए उसने इचिहाशी से छूटने की काफी कोशिश की थी, लेकिन इचिहाशी भी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होल्डर था, इसलिए उसने लिंडसे के चेहरे और शरीर के दूसरे हिस्सों पर एक के बाद एक कई हमले किए। इस दौरान उसने लिंडसे की गर्दन पर एक वार इतनी जोर से किया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। इसके बाद उसने जोर जबरदस्ती से लिंडसे हॉकर के साथ यौन संबंध बनाए। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद लिंडसे जोर जोर से चीख रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। ऐसे में इचिहाशी ने उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसके मुंह को जोर से दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुछ ही पलों में लिंडसे की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इसके बाद इचिहाशी पुलिस को बताता है कि लिंडसे की मौत के बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने में जुट गया। उसने पहले अपने बाथरूम में लगे बाथटब को तोड़ा, उसे खींचकर घर की बालकनी में लाया और फिर उसमें लिंडसे की बॉडी को डाल दिया। इसके बाद उसने उस बाथटब को ऊपर से मिट्टी, बालू और डिकम्पोजिंग एलिमेंट से भर दिया ताकि जल्द से जल्द लिंडसे की बॉडी डिकम्पोज हो जाए। उसने लिंडसे के बाल भी शेव कर दिए थे क्योंकि वो जानता था कि बालों को डिकम्पोज होने में काफी वक्त लगता है। लिंडसे की बॉडी को बाथटब में छुपाने के बाद उसने उसके सारे सामान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तत्सुया इचिहाशी ये भी खुलासा करता है कि वो पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा था। इसके बाद उस पर लिंडसे हॉकर की किडनैपिंग, यौन शोषण और उसकी हत्या का केस दर्ज किया जाता है। चीबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चलती है। कोर्ट में लिंडसे हॉकर के वकील फांसी की सजा की मांग करते हैं। ट्रायल काफी लंबा खिंच जाता है और इस बीच इचिहाशी एक और चौंकाने वाला काम करता है। जेल में रहते हुए वो अंटिल आई वॉज अरेस्टेड नाम की एक किताब लिखता है जिसमें वो डिटेल में बताता है कि लिंडसे के मर्डर के बाद उसने कैसे 2.5 साल तक भागते हुए अपनी जिंदगी बिताई, वो कहां रहा और कैसे उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पुलिस से बचने की कोशिश की। शॉकिंग बात यह थी कि प्लास्टिक सर्जरी से पहले उसने चाकू से खुद अपने चेहरे और होठ को बदलने और चेहरे के तिल को हटाने की कोशिश की थी। जनवरी 2011 में ये बुक रिलीज होती है। लोग एक कातिल की कहानी और मानसिकता को जानने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि देखते ही देखते ये बुक जापान की बेस्ट सेलर बन जाती है। इस बुक की वजह से तत्सुया इचिहाशी जेल में रहते हुए भी करोड़ों येन की कमाई करता है। कहा जाता है कि उसने इस बुक से हुई पूरी कमाई लिंडसे के पेरेंट्स को देने का ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। 21 जुलाई 2011 को आखिरकार चीबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए तत्सुया इचिहाशी को लिंडसे हॉकर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा देती है। लिंडसे के पेरेंट्स ने कोर्ट से इचिहाशी को डेथ पेनल्टी देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इचिहाशी अभी केवल 32 साल का है और उसे सुधरने का एक चांस दिया जाना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी की जापान समेत ब्रिटेन में खूब आलोचना होती है। सवाल उठते हैं कि लिंडसे हॉकर, जिसका यौन शोषण हुआ और 22 साल की उम्र में उसकी हत्या हो गई, क्या उसकी कोई जिंदगी नहीं थी? लेकिन कोर्ट इचिहाशी की आजीवन कारावास की सजा को ही बरकरार रखती है। साल 2013 में जापान में इस केस पर आई एम इचिहाशी जर्नल ऑफ मर्डरर नाम की एक फिल्म भी बनी। आयरॉनिकली ये फिल्म इचिहाशी के ही नैरेटिव पर आधारित थी। आज भी तत्सुया इचिहाशी जेल में बंद है, लेकिन उसने लिंडसे की जान लेने की कहानी को बेचकर पैसे और फेम दोनों कमा लिए। ये जानते हुए भी कि वो एक खूंखार हत्यारा है, जापान की जनता ने उसकी कहानी को हाथों हाथ लिया। लाखों की संख्या में उसकी किताब बिकी
उस पर फिल्म बनी और जापानी जनता ने उसे एक ट्विस्टेड सेलिब्रिटी बना दिया। वहीं दूसरी तरफ लिंडसे का परिवार अब भी उस इंसाफ की तलाश में है जो शायद उन्हें कभी नहीं मिलेगा। लिंडसे हॉकर की कहानी सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि इंसाफ और सच्चाई के रास्ते अक्सर अधूरे रह जाते हैं। लिंडसे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसके परिवार का दर्द हमेशा ये सवाल पूछते रहेंगे कि असली सजा किसे मिली, कातिल को या उस मासूम लड़की के परिवार को जिसने अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दी।